हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th है ना, मैथ का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 5.1 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो आइए इस प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, अब क्या बता दूं, मैं ये बता देता हूं कि यदि आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्या अगर आपको मेरे भाई ऑनलाइन टेस्ट देना है ना, तो गूगल में आपको सर्च करना है। गूगल में क्या सर्च करना है, पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CENTRE pankajstudycenter.com। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना है आपको pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ लेना है किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो 299 रुपया लगते हैं। हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। नंबर हमारे पास है 85 81 80 29 29, ये हमारा नंबर है और इस नंबर पे आपको मैसेज करना है ना, और कहना है कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है। तो आपसे QR कोड की मदद से 299 रुपया ले लिया जाएगा, उसके बाद ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो भी अभी तक मतलब पीछे जो भी पढ़ाई हो चुका है उसका सारा PDF और आगे जो भी पढ़ाई होगा उसका सारा PDF ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं मतलब क्या, एपी हम समझने वाले हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में यही ना पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई ये बताओ एपी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एपी, मैंने एपी लिखा। एपी का फुल फॉर्म क्या आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITH अर्थ METIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये मैंने लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी का समझो कि फुल फॉर्म हो गया है ना। तो ये आपने मेरे भाई समझ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई, चलिए अच्छी बात है। कलर हम इसका कुछ और कर देते हैं, या चलो वाइट ही कर देते हैं, ये मैंने कर दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मेरे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो कितने टाइप के होते हैं क्या बताइएगा, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, एक फाइनाइट एपी और दूसरा इनफाइनाइट एपी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, लिख देते हैं फाइनाइट एपी, FINITE फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब क्या हुआ, परिमित एपी हुआ। क्या हुआ, परिमित एपी, ये आपने समझ लिया। अब दूसरा होता है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी को हम समझेंगे, इनफाइनाइट FINITE एपी। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट एपी है ना। तो फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी को हम क्या कहते हैं, अपरिमित एपी। क्या बोलते हैं सर, अपरिमित एपी बोलते हैं, करेक्ट ना। तो ये आपने समझ लिया, परिमित एपी और अपरिमित एपी के बारे में आपने समझा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा सर, है ना, अब मैं आपको बताऊंगा सर, परिमित एपी हो गया, अपरिमित एपी हो गया। समझेंगे कि परिमित एपी किसे कहते हैं और अपरिमित एपी किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि परिमित एपी हम उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद दिया रहे, उसे हम परिमित एपी कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे परिमित एपी का उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये हमारे पास परिमित एपी है क्योंकि इसका अंतिम पद दे रखा है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेते, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, तो ये सब क्या परिमित एपी है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे 20 हो गया। तो इसका भी क्या अंतिम पद दिया हुआ है। तो जिसका अंतिम पद दिया रहता है उसे हम परिमित एपी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और अपरिमित एपी किसे कहते हैं सर, तो अपरिमित एपी का हम उदाहरण लेते हैं जिसका अंतिम पद न दिया हो।
क्या, जिसका अंतिम पद जो है वो न दिया हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 ऐसे लगा हो, तो ये हो गया अपरिमित एपी, क्योंकि इसका अंतिम पद नहीं दे रखा है। ठीक है, उसी तरीके से मैं मान लूँ कि अगला उदाहरण जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, डॉट 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 ऐसे अंतिम पद नहीं दिया है, तो ये सब हो गए अपरिमित एपी। यानी फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के बारे में आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब बात आती है क्या समझने की, अब समझना यह है कि भाई प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, है ना। तो मैं यहां पे बता दूं कि जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रथम पद, ये दिख नहीं रहा है क्या, नीला हटाओ, है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना, ये ग्रीन ले लेते हैं। देखो मेरे भाई, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, तो ए से दर्शाते हैं, या फिर A1 इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, सार्वंतर को किस चीज से दर्शाते हैं मेरे भाई, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सार्वंतर। सार्वंतर जो है वो हम किससे दर्शाते हैं, तो डी से दर्शाते हैं, यानी कॉमन डिफरेंट। ठीक है, सार्वंतर को डी से दर्शाएंगे और प्रथम पद को ए से या फिर A1 से हम दर्शाते हैं। एनवा पद क्या होता है ना, एनवा पद, एनवा पद को कैसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं एन। ठीक है, लिखते हैं एनवा पद, ये एनवा पद। जैसे कि मैं मान लूं, अगर मैं कहूं कि जैसे ए 10 है तो ये हुआ 10वां पद, उसी तरीके से ए 20 है तो ये हुआ 20वां पद, इसी तरीके से ये ए 30 है तो ये हुआ 30वां पद, इसी तरीके से मान लेंगे ए एन तो ये एनवा पद। एनवा पद क्या होता है, जिस मतलब पद का हमें पता नहीं रहता है कि कैमा पद दिया गया है, ये इसमें पता है कि हाँ ये 10वां पद है, ये 20वां पद है, 30वां पद, एनवा पद है। एनवा पद मतलब क्या हुआ कि कैमा पद है जिसका हमें पता नहीं है। जब हमें पद के बारे में पता नहीं रहता है तो हम कह देते हैं कि एनवा पद है। ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो आपने ये समझा। अब मेरे भाई, अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, एनवा पद समझ लिए। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सॉरी है ना, क्या अब मैं दर्शाऊंगा, नहीं, ओह शिट, मैं गलत चीज ले लिया, सिलेक्ट हो जाता है कुछ और। कोई बात नहीं, रहने दो, चलो। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, यहां से अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। ये पेज है ना, इसमें मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे, क्या कहे सर निकालने के लिए, कि भाई आप बताइए एनवा पद, जैसे हमने ये बताया ना, एनवा पद का पहले फॉर्मूला जान लो क्या होता है। तो एनवा पद का फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं सर, देखो ए एन, एनवा पद है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर। ठीक है, एन हमारे पास पदों की संख्या होती है, ठीक है, कि कैमा पद है। अब यहां पे मैं बता दूं कि एनवा पद का ये फॉर्मूला हुआ ना। अगर मैं कहूं कि भाई ए 10वां पद निकाल करके बताओ तो कितना आएगा, है कि नहीं। अगर 10वां, इसका मतलब क्या हुआ कि n के जगह पे 10 आ गया, n के जगह पे 10 आ गया, ये एनवा पद का फॉर्मूला। आप कोई कहे कि 10वां पद निकाल करके बताओ, तो A10 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए हम यूज करते हैं, है ना। मान लो कि प्रथम पद हमको नहीं दे रखा है, तो ए है तो ए रहेगा, क्लियर, ये मैंने देखा। प्लस तो प्लस, एन के जगह पे क्या रखेंगे, एन के जगह पे रख देंगे 10, अब माइनस में 1, और डी है तो डी। तो हमारे पास ए 10 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ए, अब प्लस में 10 में से एक जाएगा तो 9, और ये डी, ये प्राप्त होगा कि नहीं, है कि नहीं। उसके बाद ए और डी का जो वैल्यू रहेगा वो पुट करके हम निकाल सकते हैं, तो ये प्राप्त हो गया। तो इस चीज को हम डायरेक्ट सूत्र पर निकालना बताएंगे, ये तो सूत्र पे हमने तोड़ा। अब मान लो कि अगर आपसे कोई कहे 20वां पद ज्ञात करके बताओ, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे 20वां पद। अगर कोई कहे कि 20वां पद जो है वो निकाल करके बताइए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं सर। तो निकालने का तरीका ये है 20वां पद, कि आप प्रथम पद पहले लिख दो, हमने प्रथम पद लिख दिया, उसके बाद प्लस डालो। अब देखो ये 20वां पद है ना, 1 पॉइंट कम करो, तो 20 में से 1 पॉइंट कम करेंगे 19, और डी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20वां पद का फॉर्मूला निकल के आ गया। उसी तरीके से मान लो कि अगर आपसे कोई कहे कि चलो A30 का फॉर्मूला निकाल करके बताओ, A30वां यानी 30वां पद ज्ञात करके बताओ, तो आप क्या करना, प्रथम पद लिख देना प्लस में, ये 30वां पद है ना,
तो आप क्या करना, एक पॉइंट कम करना, तो ये हो जाएगा 29 और ये डी से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस के 29 डी हो गया। तो ये हमारे पास 30वां पद का फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई? तो आपने ये समझ लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो 7वां पद का फॉर्मूला निकाल करके बताओ, तो क्या निकालोगे? पहले a लिख लेना, प्लस में एक पॉइंट कम करना, तो 7 है ना, एक पॉइंट कम करेंगे 6 और d से मल्टीप्लाई करना, ये निकल कर आ गया। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हलो हलो हलो, हाँ ठीक है भाई, हलो। तो ये आपने समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए चलो भाई मेरे भाई, चलो भाई मेरे भाई, क्या भाई? तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो क्वेश्चन कहता है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अगर एपी है तो क्यों, कारण भी देना है, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो चलो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है सर, देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब समझो कि जैसे कि मान लो ये रास्ता है ना, और यहाँ 0 माइल है, 0 माइल से हम बैरिया बस स्टैंड जा रहे हैं या मोती झील जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि 0 माइल से हम मोती झील जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रास्ता है, तो उसमें कहता है ऑटो वाला पे बैठे ना पहले, तो वो कह दिया पहले कि प्रथम किलोमीटर के लिए, अगर जैसे ही प्रथम किलोमीटर आप जाते हैं तो कितना किराया लगता है, 15 रुपया लगता है, 15 रुपया लगता है। उसके बाद जय किलोमीटर आगे जाएंगे तय को 8 रुपया आपको लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। यही ना कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जब जाओगे तो 8 रुपया लगेगा, है ना। इस तरीके से है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना प्रथम किलोमीटर के लिए, है ना, यहाँ पे लिखो हल, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, मैंने लिखा यहाँ पे हल, है ना। अब लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, है ना, 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है सर? तो 15 है, 15 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर मतलब समझ रहे हैं कि प्रथम यानी प्रथम पद यानी ए है हमारे पास, क्या है मेरे भाई, प्रथम पद है वो, समझो वो क्या है मेरे भाई, तो प्रथम पद है ये प्रथम पद है, ये समझो, समझ रहे हैं ना। तो प्रथम पद हमारे पास ये आ गया 15। उसके बाद क्या कहता है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अब इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक यानी एक, इसके बाद 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर 8 रुपया जुट जाएगा, फिर 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर 8 रुपया जुट जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर, है ना। तो 2 किलोमीटर पे कितना किराया लगेगा, तो सिंपल सी बात 15 रुपया पहले से है और उसमें 8 जोड़ दो, तो हमारे पास 15 8 कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा, है ना। तो 23 रुपया लगेगा। फिर हमारा मन है कि 1 किलोमीटर और आगे जाओ तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर तक के किराया कितना है, 23 रुपया, कितना है मेरे भाई, 23 रुपया है। और इसमें 8 रुपया जोड़ दो, क्योंकि जय किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तय को 8 रुपया आपको लगेगा, इसलिए तो हम जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारे पास मेरे भाई, तो 23 और 8 जोड़ दो तो ये हमारे पास 31 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएंगे। और मन है तो 4 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर और बढ़ाएंगे तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो कितना किराया लगेगा, यहाँ तक तो 31 है, तो 31 और प्लस में 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 और 8 जोड़ दो ना तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 39 हमारे पास हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो हमारे पास इस प्रकार से एक सूची प्राप्त हुआ, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सूची बराबर, अतः सूची, है ना, यही है ना। अतः सूची बराबर क्या हमारे पास आ गया, पहले स्टार्ट है 15 से, 15, उसके बाद 23, उसके बाद कितना है सर 31, उसके बाद कितना है 39, डॉट 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 आगे भी आप बढ़ा सकते हो, जितना किलोमीटर जाना हो उतना तक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये आपने देख लिया। अब देखो ये सूची प्राप्त हुआ, अब हम देखेंगे ये सूची एपी में है या नहीं है। यदि है तो कारण दे देंगे कि क्यों है एपी में, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या मेरे भाई, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे D1 ज्ञात करेंगे,
D1, जैसे कि ये पहला पद है A1, ये A2, ये A3 और ये A4 है, और ये हमारे पास डॉट आगे जाएगा। मतलब इसका जब एपी में कब होगा, जब इसका सारवंतर निकालेंगे और सारवंतर बराबर होगा तो समझ जाना ये सूची एपी में है। अगर सारवंतर बराबर नहीं है तो वो सूची एपी में नहीं है। तो हम D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 कैसे ज्ञात करेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो। मतलब क्या हुआ कि A2 में से A1 को घटा दो। क्लियर, ये आपने देखा। तो जब हम D1 ज्ञात करेंगे तो चलो घटाते हैं। A2 हमारे पास कितना है 23 है, और घटा देंगे A2 में से A1 घटाएंगे, ये A1 होना चाहिए। तो A1 हमारे पास कितना है 15 है। जब घटाएंगे तो कितना होगा सर 15, यानी 23 में से 15 घटा दो तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 आया, मतलब D1 8 निकल करके आ गया। अब मन है कि D2 ज्ञात करो, तो चलो D2 ज्ञात कर लेते हैं। D2 निकालेंगे मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, मतलब A3 में से आप घटाना होगा। A3 में से घटाएंगे A2 को, तो हमने A2 को घटाया। A3 में से घटाया हमने किस को, तो A2 को घटाया, है ना। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे D2 बराबर, तो A3 कितना है, A3 हमारे पास 31 है। 31 में से A2 हमारे पास कितना है 23 है, तो 23 हम घटा देंगे तो कितना होगा सर, तो ये हमारे पास कितना है, देखो 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 ही होगा। मतलब देख सकते हैं D1 D2 बराबर है, सारवंतर हमारे पास बराबर आ रहा है। आप चाहो तो एक बार और निकाल सकते हो, D3 भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो D3 निकाल लेते हैं। मतलब D3 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, A4 में से घटा देंगे A3 को। तो अब देखो मेरे भाई A4 कितना है, A4 हमारे पास है 39, मतलब D3 निकाल रहे हैं तो A4 हमारे पास कितना है 39, और माइनस के हमारे पास A3 कितना है, A3 हमारे पास है 31। अब बराबर कितना हो जाएगा सर, 39 में से 31 घटा दो तो 8 हो जाएंगे, तो ये भी 8 आ गए। तो ये सब बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे कारण कहता है ना कि एपी में है तो क्यों, तो कारण लिख देंगे कि चूंकि D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, ये तीनों बराबर है, इसलिए दिए गए सूची एपी में है। लिख देंगे इसलिए यह सूची एपी में है। क्लियर, तो ये आपने देख लिया मेरे भाई। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई। अच्छा, अब ये समझ गए सर। अब हम कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह सूची एपी में है, अच्छी बात है। अब देखो सर दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, यहां पे देख लो। दूसरा प्रश्न कहता है किसी बेलन यानी सिलेंडर, तो किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप, है ना, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि उस सिलेंडर में हवा पहले से कितना है, वो हम मान लेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो मान लेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा सबसे पहले मान लेंगे। तो आइए मान लेते हैं, यहां से लिखेंगे क्या कि माना, यहां पे लिख लेंगे हल। क्लियर, और लिखेंगे यहां पे क्या, माना बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या मान लें, हम मान लेंगे चलो 1 मान लेते हैं कि चलो उस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है। अब यहां से बेलन देखते हैं होगा कि नहीं होगा। नहीं है बेलन, क्या रे, बेलन तो कहीं हम देखे थे, हम निकाले भी थे बेलन, लेकिन पता नहीं कहाँ है बेलन। कोई दिक्कत नहीं है ना, तब बना लेंगे, है ना। इसी में होगा कहीं पे, सेफ है ये। और देखते हैं इसमें फंक्शन, इसमें होगा क्या, नहीं है, छोड़ो बेलन बना ही लेते हैं। यहाँ से हमने बेलन बना लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमने बेलन बना लिया। अब इसमें हवा की मात्रा कितना है, 1 है।
ऐसा कहा जा रहा है ना, तो मैंने मान लिया। जबकि वायु निकालने वाला पंप, यहां पे क्या कहता है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब याद रखना, जो ये हमने माना है ना, हवा की मात्रा ये जो माना है, इसको मान सकते हो कि A1 है। ये क्या है, A1 है। A1 बराबर 1 है, ये प्रथम पद है ये, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब देखो, जबकि वायु निकालने वाला पंप, मतलब इसमें एगो पंप है, पंप मारने वाला, ऊपर से पंप मारता है, इधर से वायु निकलता है, ठीक है। तो वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कहने का मतलब, जो पंप मारता है, जो इस प्रत्येक बार, यानी एक बार मारता है तो इसमें जो हवा होता है, उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा पद के लिए, यानी A2 के लिए, A2 के लिए लिखेंगे। तो आइए हम निकालते हैं यहाँ पे दूसरा पद, यानी A2 के लिए। A2 के लिए लिखेंगे तो क्या है, इसमें कहता है कि भाई देखो, वायु निकालने वाला पंप, ये जो पंप है वायु निकालने वाला पंप, प्रत्येक बार बेलन में से बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब इसमें जो हवा है, उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हवा है ना, बेलन में हवा की मात्रा का यानी हवा का हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसमें जो हवा है, उस हवा का, है ना, हवा का, देखो इसमें सिंपल देखना, इसमें जो हवा है, उस हवा का, क्या लिखेंगे, उस हवा का, हवा है, उस हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर, तो देखो मेरे भाई, आप ही बताओ, क्या बताओ कि इसमें हवा कितना मैंने माना, 1 माना। तो इसमें हवा जो माना 1, वो हवा 1 रहेगा, मैंने लिख दिया। अब हवा का मतलब हवा कितना, 1 है, तो इस हवा का मतलब गुना 1/4 भाग जो बाहर निकालता, बाहर निकाला मतलब घटा देना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस के 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो क्या करेंगे सर, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। इसके नीचे 1 छिपा 4, एक का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 1 से भाग देंगे 4 में तो हमारे पास 4, 4 से 1 में गुना करेंगे तो ये हमारे पास 4। अब माइनस के 4 से 4 में भाग दे, भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1 हो गया। तो हमारे पास कितना, 4 में से 1 गया तो 3, और 3 बट्टा हमारे पास 4 आ गया। अब इस बेलन में हवा की मात्रा कितना हुई, 3/4 हुई, है ना। तो अब ये दूसरा पद तो निकल गया हमारे पास 3/4, है ना। ये क्या हुआ, दूसरा पद यानी A2 निकला। अब हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे, है ना। तो चलो हम A3 निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे A3 तीसरा पद के लिए। तो क्या लिखेंगे फिर, हवा, है ना, हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर, है ना, बाहर करने पर ऐसे ही। तो देखो मेरे भाई, अब हवा की मात्रा कितना है इसमें हवा की मात्रा अब 3/4 है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कहता हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। तो पहले से इसमें हवा था कितना, 1 था, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। और हवा का, ये जो हवा निकला है उसका यानी 3/4 का, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है, सॉरी। इसमें हम कलर ले लेते हैं। प्यास तो इतनी लग गई है सर, पानी उनी की व्यवस्था होगी? ला दा बोतल दा। सर बिजली भी
देखो अब लिखेंगे क्या, मैंने लिखा हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। तो हवा इसमें अब कितना है, 3/4 है। इसमें हवा कितना बचा, 3/4। तो मतलब हवा का, तो हम कहने का मतलब 3/4 और हवा का मतलब 3/4 गुने का मतलब गुना 1/4 भाग बाहर करने पर मतलब माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, यहाँ से करने का रीज़न ये है कि ये तो आप लिख लो 3/4 हमने लिख दिया। अब माइनस में 3 एकम 3 और बट्टे में 4 चौके 16, ये मैंने लिख दिया। दिख रहा है कि नहीं, 3 नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा कॉर्नर पे आ गया है, तो इसको मिटा देते हैं। हद है यार, ये बड़ी दिक्कत हो गया हमको सर। इधर ही सॉल्व करते हैं, इधर 3/4 और उसके बाद माइनस 3 एकम 3 और बट्टे में 4 चौके 16। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 16 ही होगा। 4 चौके 16, 4 3 12 और माइनस में 16 एकम 16 यहाँ 3, तो 9 3 12 9 बटा में हमारे पास 16 हो जाएगा। तो A3 आ गया है कि नहीं। तो हमारे पास अतः सूची बराबर क्या हुआ है ना, अतः सूची क्या प्राप्त हो गया सर, है ना। पहला हमारे पास 1 हुआ, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद कितना सर A2 कितना निकाले हमने, A2 हमने निकाला सर 3/4, तो 3 हमने 4 निकाला। उसके बाद A3 कितना निकाला 9/16, 9/16 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये सूची प्राप्त हुआ। अब देखेंगे ये सूची एपी में है या नहीं है। तो डी निकाल करके देखेंगे हम सबसे पहले। तो D1 ज्ञात करते हैं, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घर, 3/4 माइनस में 1, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो क्या होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब 4 तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही होगा, तो हमारे पास माइनस के 1/4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब D2 ज्ञात करेंगे, तो D2 ज्ञात करो 9/16 है, 9/16 में से घटा देंगे 3/4, मतलब D2 ज्ञात करें मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे वही क्या करेंगे, 16 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा। अब यहाँ से देख लो 16 से एलसीएम लेंगे 16 में, तो भागफल 1 से 9 में गुना करेंगे 9, माइनस में 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, तो 3 चौके 12 घटा देंगे तो 9 में से 12 गया, तो 9 3 12 माइनस के 3 और बटा में 16 हो गया, है ना। तो लो ये 16 हुआ। क्या ये दोनों बराबर है, ऊपर है -1/4, इधर है -3/16, बराबर है नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची जो है, सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है, नहीं है। क्लियर। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई। तो आपने दूसरा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब क्या करेंगे सर, अब हम अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो वही प्रश्न है, ये लो तीसरा प्रश्न क्या कहता है सर, देख लीजिए जरा, है ना। ये रहा तीसरा। ये कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यहाँ कहता है आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आपको सबसे पहले कुआं बनाना है। तो कुआं हमने यहाँ पे बना दिया, चलो ये कुआं हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या कहता है, गौर से देखना। कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। मतलब 1 मीटर जब खनता है तो उसका लागत 150 रुपया लगता है, और उसके बाद जितना मीटर और खनोगे उसके लिए 50 रुपया
कह रहा है ना। कहता है ना कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत फिर है 50 रुपया। मतलब पहले 1 मीटर खन लो तो उसके लिए प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया लगेगा, और उसके बाद जय मीटर खनोगे तय को 50% आपको देना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रथम, है ना, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, है ना। यहाँ पे लिखो सबसे पहले हल, मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब लिखते हैं प्रथम, प्रथम, है ना, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर, यही नहीं कहता है कि प्रथम, यही जबकि प्रथम मीटर है, प्रथम मीटर खुदाई, खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है सर? तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत है सर 150 रुपया, 150। यही समझो कि ये प्रथम पद हो गया, मतलब A1 हमारे पास आ गया 150। ठीक है, अब उसके बाद देखो, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, मतलब इसके बाद जय मीटर खनो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमने खन दिया, है ना, तो इस खन दिया तो इसकी खुदाई की लागत कितना 50 रुपये बढ़ जाती है ना। मान लो कि प्रथम मीटर तक यहाँ से यहाँ तक आया तो उसके लिए 150 रुपया लगा 1 मीटर के लिए। अब यहाँ से खाना 1 मीटर और 2 मीटर हो गया। अब 2 मीटर पे लागत कितना हो जाएगा सर? 150 और 50 जोड़ देंगे, है ना, तो 150 और 50 जोड़ देंगे, मतलब 150 प्लस 50, तो हमारे पास हो जाएगा 200, है ना। उसी तरीके से फिर तीसरे किलोमीटर में खोदेंगे, तीसरा मीटर में, तो कितना होगा? मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर खन दिया, मैंने खन दिया तो ये 3 मीटर तक आ गया, तो इसके लिए कितना होगा? फिर हमारे पास बढ़ जाएगा, तो 200 तक पहले था, 200 प्लस में 50 जुड़ जाएगा, तो हमारे पास 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे अतः सूची, सूची बराबर क्या होगा हमारे पास? तो 150 हो जाएंगे, उसके बाद कितना है 200 हो जाएंगे, उसके बाद कितना 250 हो जाएंगे। अब आगे चाहो और बढ़ा सकते हो, फिर मान लो कि खनोगे 1 मीटर और खन दोगे यहाँ से, है ना, तो 1 मीटर और जब खन दोगे तो 250 पहले से था, 50 रुपये और जुट जाएगा, तो मतलब 300 रुपये आपको लग जाएंगे। तो आप 300 लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉट 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 आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया सर। अब यहाँ से क्या होगा, ये सूची एपी में है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने के लिए आप डी ज्ञात करो। तो जैसा कि ये प्रथम पद है A1, है ना, ये A1 है प्रथम पद, ये A2 है, ये A3 है, और ये हमारे पास A4 है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर? यहाँ से करने का तरीका ये है कि D1 ज्ञात करो। तो D1 ज्ञात करेंगे तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा, यानी A2 माइनस A1, मतलब 200 में से आप घटा दो 150, तो हमारे पास आएंगे 50। फिर D2 ज्ञात कर लो, तो आगे वाले पद यानी A3 में से A2 घटेगा, मतलब 250 में से घटा लो 200, तो हमारे पास 50 ही आएगा। फिर D3 भी ज्ञात कर सकते हो, तो 300 में से घटा लो सर कितना 250, तो 50 ही आएगा। कहने का था D1 ये बराबर है सार्वंतर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, इसलिए यह सूची जो है सूची AP में है, AP में है। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, है ना। तीसरा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब क्या समझेंगे सर? अब हम समझेंगे चौथा प्रश्न। ये रहा मेरे पास चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न को हम समझ लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है सर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जब ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि राशि है इतना, यानी प्रत्येक वर्ष, यानी बोले तो प्रथम वर्ष की राशि इतना रुपया है। हम यहाँ पे लिखेंगे हल, हल माना
प्रथम वर्ष की राशि कितना है मेरे भाई? अरे रे रे 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मतलब ये समझो कि A1 है हमारे पास, यानी प्रथम पद कह सकते हो 10,000। ठीक है, A1 मतलब ये तो है, वो तो चलेगा, लेकिन ये 10,000 राशि जो है ना, चलो रहने तो राशि वही बात है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, आपको इसमें समय दिया हुआ है। समय देखो यहां पे कहता है प्रत्येक वर्ष, मतलब समय कितना है? 1 वर्ष। समय है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष है। उसके बाद दर कितना है सर? दर हमारे पास है 8%। कितना है? 8%, है ना। तो ये आपने समझ लिया, आगे हम देखेंगे, है ना। तो ये हमारे पास राशि, समय, दर हो गया। अब दूसरे वर्ष का हम सबसे पहले देखेंगे ब्याज। सबसे पहले अब दूसरा वर्ष का निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? दूसरे वर्ष का ब्याज। लिखते हैं यहां पे, दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा भाई? है ना, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। सबको ला दो। मूलधन हमारे पास कितना है? 10,000। अगुने समय कितना है? 1 वर्ष। अगुने दर कितना है सर? दर है 8%। प्रतिशत का मतलब वही बटा में 100 रखना, तो बटा में 100 है पहले से, ठीक है। तब बटा में यहाँ पे हम कितना रख देंगे? 100। अब काटो इसको, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, 3 गो जीरो बचेगा यहाँ पे, तो 8 से, तो मतलब हमारे पास 800 हो जाएंगे। ये 800 हमारे पास ब्याज हो गया, है ना। 800 दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया हमारे पास 800। तो दूसरे वर्ष का राशि भी ज्ञात करना होगा, तो हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का राशि बराबर, तो पहले से कितना है? 10। अब ब्याज हमारे पास कितना? 800। दोनों को जोड़ दो, तो यानी 10,000 प्लस में 800, तो कितना हो जाएगा सर हमारे पास? 10,800 रुपया। यह आपने समझ लिया, दूसरे वर्ष की राशि। अब क्या कर सकते हैं, पहले वर्ष का राशि जो प्रथम पद 10,000 हुआ, दूसरे वर्ष का राशि ये दूसरा पद हुआ, है ना, यानी A2 हुआ। अब हम निकालेंगे सबसे पहले तीसरे वर्ष का ब्याज। तो आइए निकालते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज, है ना। तीसरे वर्ष का ब्याज, फिर वही क्या लिखेंगे? मूलधन गुणे समय गुणे दर। तो मूलधन हमारे पास अभी हो जाएगा 10,800, तो हम लिखते हैं 10,800 मूलधन गुणे समय। समय हमारे पास वही रहेगा 1 वर्ष। गुणे दर कितना रहेगा? 8%, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और बट्टे में 100। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, ये कट गया। 108 में 8 से गुना करो, तो 8 8 64, पूरा 64 रहेगा, 8 कम 8, 864 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष की हम राशि ज्ञात करेंगे अब, है ना। लिखेंगे तीसरे वर्ष का राशि, है ना, राशि बराबर, तो पहले से कितना है? 10,800, आप प्लस में 864 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? जोड़ो, ये 4 है, ये 6 है, अब 8 8 16 के 6 हासिल 1 हो गया, तो ये 1 और ये 1, 11,664। ये हमारे पास तीसरे वर्ष की राशि हो गई। तो देखो पहले वर्ष की राशि 10,000 तो A1 हुआ,
दूसरे वर्ष की राशि 10,800 मतलब ये हमारे पास A2 हुआ, और तीसरे वर्ष की राशि 11,664 मतलब ये हमारे पास A3 हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास पद आ गए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अतः सूची बराबर, अतः सूची है ना, क्या क्या है, पहले तो आया 10,000, उसके बाद 10,800 निकला था, उसके बाद 11,000 कितना है देख लेते हैं, कितना 11,664 है, 11,664 है, ये हमारे पास आगे और भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये सूची एपी में है कि नहीं। तो हम पहले D1 ज्ञात करेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो, तो 10,800 में से 10,000 घटा दो तो हमारे पास कितना आएगा, 800 आएगा। अब D2 ज्ञात करो, D2 ज्ञात करेंगे तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो, यानी 11,664 में से घटा देंगे 10,800। जब घटाएंगे तो कितना होगा भाई मेरे, 864 होगा मेरे ख्याल से, हाँ 864 ही होगा। जब इसमें से घटा देंगे तो 864 होगा। अब देखो D1 800 है और D2 864, दोनों बराबर हुआ, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची जो है सूची एपी में नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई। तो चौथा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। अब हेलो, अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर? दूसरा प्रश्न कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। देखो प्रथम पद ए कह रहा है और सारवंतर डी है, तो प्रथम 4 पद आपको कह रहा है लिखने के लिए। तो देखो प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद कैसे लिखेंगे, एपी के व्यापक रूप से लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न ये है, देखो मेरे भाई, ए बराबर यानी प्रथम पद 10 और सारवंतर डी, हमारे पास सारवंतर 10 है। ये प्रथम पद लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रथम पद जो है हमारे पास यानी ए जो है वो 10 है, सॉरी 10 है, और उसके बाद सारवंतर मतलब डी हमारे पास कितना है, 10 है, ये भी 10 है, दोनों 10 है। तो अगला 4 पद, तो अतः एपी के अगला 4 पद क्या होंगे? तो पहले एपी के जो चारों पद आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एपी का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है सर, वो मैं लिख देता हूं। क्या लिखना, ए लिखना, उसके बाद ए प्लस में डी लिखना, ये व्यापक रूप है। ए फिर ए प्लस डी, और फिर ए प्लस में 2D, और प्लस में ए प्लस में 3D, ऐसे करके लिखना। आगे जाओगे जितना पद ज्ञात करना होगा उतना। देखो यहाँ पे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद ज्ञात हो गया है ना। उसी तरीके से a प्लस 3D, a प्लस 4D, a प्लस 5D, a प्लस 6D, यहाँ तक जितना पद ज्ञात करे उतना व्यापक रूप आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद हमारे पास 10 है, तो a के जगह पे 10 रख दिए। प्रथम पद हमारे पास 10 और प्लस में डी हमारे पास कितना, सारवंतर 10 है, तो 10 लिखेंगे। ए हमारे पास 10 है और प्लस में 2 गुने में डी, यानी सारवंतर कितना 10, तो हम 10 लिखेंगे, कॉमा। प्रथम पद ए हमारे पास 10 है, तो हम 10 लिखेंगे, और प्लस में 3 गुने में डी हमारे पास सारवंतर यानी 10 है, तो 10 लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से करने का तरीका ये है कि 10 है तो 10, कॉमा 10 और 10 कितना 20, 10 दूना 20, 20 और 10 हो जाएगा 30, उसके बाद 10 या 30 और 10 हो जाएगा 40। तो एपी के हमारे पास 4 पद ज्ञात हो गए इस तरीके से। बड़ा सिंपल था, हमने इसको सॉल्व कर दिया बेहतरीन तरीके से। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आइए, ये प्रश्न आ गया, प्रथम पद -2 है, डी और 0, तो 4 पद निकालना है, बड़ा निकालना है। प्रथम आइए, एपी के 4 पद होंगे, एपी के 4 पद होंगे, यहां लिख लेना हल। तो एपी का व्यापक रूप सबसे पहले लिखेंगे,
क्या होता है, ए होता है कॉमा, ए प्लस में डी होता है कॉमा, ए प्लस में 2d होता है कॉमा, ए प्लस में 3d होता है, ए प्लस 4d भी होता है, आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन चारे पद ज्ञात करना है, एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। ए हमारे पास -2 है तो -2 रख दो, ए हमारे पास कितना -2 तो -2 और प्लस में डी हमारे पास कितना 0 तो 0 हमने लिख दिया। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है -2 तो -2 लिख दिया, प्लस में 2 और गुने में डी के जगह पे 0 है तो 0 लिख दो, कॉमा ए हमारे पास -2 और प्लस में 3 गुने में डी, डी के जगह पे 0 है तो 0 रख दो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये -2 तो -2 कॉमा -2 और 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। आगे देखिए 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 में और 2 से गुना करेंगे 0 होगा, और 0 और -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। तो ये हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारे पास एपी के 4 पद ज्ञात हो गया, -2 -2 -2 -2। लो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। ओके, तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, यानी प्रथम पद ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो सर। चलो तीसरा प्रश्न देख सकते हो, प्रथम पद ये है और डी हमारे पास ये है, 4 पद ज्ञात करना है। तो 4 पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा सर, 4 पद, एपी के 4 पद जो लिखेंगे तो लिख दो, वही पहले व्यापक रूप लिख देना, है ना। व्यापक रूप क्या होता है सर, ए कॉमा ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस में 3d। ठीक, अब यहां पे देखो ए हमारे पास क्या, प्रथम पद 4 हो गया, ए हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कॉमा ए प्लस डी, तो ए के जगह पे हम रखेंगे 4 और प्लस में डी के जगह पे रखेंगे -3, है ना। ये मैंने रख दिया। उसी तरीके ए के जगह पे रखेंगे 4 और प्लस में 2 और गुने में डी के जगह पे रखेंगे -3, कॉमा ए के जगह पे रखेंगे 4 और प्लस में 3 गुने में डी के जगह पे रखेंगे -3। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, देखो 4 है तो 4 लिखो, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -3 होगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, उसके बाद 3 दूना 6 -6 होगा, 4 में से -6 घटेगा तो -2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 4 है तो 4 प्लस के 3 और -3 में गुना करेंगे तो -9 होगा, और 4 में से -9 घटेगा तो -5 होगा, 4 में से 9 घटेगा तो -5 होगा। इस तरीके से हमारे पास एपी के 4 पद ज्ञात हो गए आंसर। ठीक है, तीसरा आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये प्रश्न है इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर एपी के चारों पद, तो आइए ज्ञात करते हैं। एपी के 4 पद, व्यापक रूप लिखो सर, क्या होता है ए कॉमा ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस में 3d। करेक्ट। अब यहां से क्या करेंगे सर, ए के जगह पे -1 है तो -1 रखो, है ना, -1 कॉमा ए के जगह पे हम यहाँ पे -1 रखेंगे और प्लस में डी हमारे पास 1/2 तो 1/2 कॉमा ए के जगह पे 1 रखेंगे प्लस में, और हाँ ठीक है, प्लस में 2 और गुने में डी के जगह पे कितना रखेंगे 1/2 तो 1/2 रखेंगे, कॉमा ए प्लस में 3d, तो ए के जगह पे कितना रखेंगे सर, ए के जगह पे 1 रखेंगे और प्लस में 3 और गुने में डी के जगह पे कितना रखेंगे 1/2। अब क्या कर सकते हैं सर, देखो -1 है तो -1 हो गया, है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, देखो 1/2 यहाँ -1 है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, एलसीएम ले लो, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएंगे, इधर 1 से 2 में भाग दिए 2 से मतलब -2 और प्लस में ये हो जाएंगे
हमारे पास 1 हो जाएंगे। क्लियर। अब इधर देख लो, 2 से 2 तो कैंसिल, तो बचेगा 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे। इधर देखो 1 1 और प्लस में 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 और बटा में 2 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब सॉल्व कर लो, -1 कॉमा, देखो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, -1 बटा 2 हो जाएंगे, कॉमा ये 2 है तो 2 हो जाएंगे। अब 1 + 3 बटा 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दे क्या, देखो लिख देते हैं। 2 एक का एलसीएम होता है मेरे भाई 2, 2 एक का एलसीएम 2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो देखो 2 आप प्लस में 3 मतलब 5 और बट्टा में 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 5 बट्टा 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बट्टा 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, हमने इसको सॉल्व कर दिया 5 बट्टा 2। तो ये हमारे पास 4 पद आ गए आंसर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5वां आपके लिए होमवर्क रहेगा। अरे कौन इतना फोन कर, देखो अभी कौन कर रहा है, देखो चुप है, कौन है उसे हमको क्या मतलब है, वोट लेने आता है। हाँ, 5वां को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 पद ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे भाई, वही लिखेंगे, अतः 4 पद एपी के होंगे। क्या होंगे भाई, लिख दो, एपी का व्यापक रूप ए कॉमा ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस में 3d। क्लियर। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, काफ़ी लंबा समय खींच लिया क्या, हमको तो लग रहा है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, प्रथम पद ए हमारे पास क्या, -1.25, ठीक है, -1.25 अब प्लस में डी कितना है, -0.25, ठीक है, प्लस में, प्लस नहीं कॉमा, उसके बाद ए कितना है 1.25 है, और उसके बाद प्लस में 2 × यानी तो 2 गुने में डी हमारे पास कितना है -0.25 है। ये मैंने कर दिया। और प्लस कॉमा ए प्लस के 3d है, तो ए हमारे पास कितना है सर, ए हमारे पास है 1.25 है ना, आप प्लस के 3d है, तो 3 यानी 3 गुने में -0.25, यही है ना। ये मैंने रख दिया, दिख रहा है कि नहीं, दिखेगा ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लिखो -1.25, ये मैंने लिख दिया, कॉमा। अब यहाँ से देखो भाई, इस दोनों को सॉल्व करना थी, माइनस के ही रहेगा, प्लस माइनस तोड़ेंगे तो माइनस का, तो दोनों को जोड़ेंगे 1.25 और जोड़ दो दशमलव, इधर 25 और इधर 0 है ना, माइनस समान चिन्ह है तो संख्या ऐड होगा, चिन्ह भी छोड़ेगा। 5 5 10 के 0, हासिल 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा, दशमलव यहाँ 1.5 आ जाएंगे, वो भी माइनस के, तो माइनस के 1.5 हो जाएंगे। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तब, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, अब इसको सॉल्व करो। देखो भाई 1.25 पहले से है, अब माइनस के 0.25 2 में गुना करेंगे तो 25 दूना 50, मतलब 0.50 हो जाएंगे, वो भी माइनस के हो जाएंगे। क्या चीज़ का, माइनस का, तो ये इसमें से घट जाएंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे घटा देंगे, देख लो गुना करके, तो वही होगा 0.50 होगा। अब देखो 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो वो तो घटेगा नहीं, तो 5 ही रख दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, 12 7 5 12 है ना, हासिल देंगे इसमें, तो 7 5 12 7 हो जाएगा, 0.0 मतलब 0.75 आ जाएंगे, ये है कि नहीं,
तो 0.75 आ जाएंगे, तो मतलब लिख दो 0.7। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो इससे इसमें गुना कर दिए तो 25 दूना 50 मतलब 0.50 है कि नहीं। तो 0.50 माइनस का 1.25 में से घटा दिए 0.50। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास आंसर फिर कितना आएगा, घटाएंगे तो 0.75 आ जाएंगे। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 1.25 इसको सॉल्व करो, 25 तिहाई 75 है ना। तब मतलब यहाँ देखो 0.25 में गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा, 5 15 के 5 हासिल 1 3 दूना 6 6 और 1 7 है ना, 0.75 है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तो ये क्या चीज़ का रहेगा, माइनस का 0.75 घटा दो इसमें से, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 5 12, ये हो जाएगा 0.5 होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 0.5, इसी को ना सॉल्व किए हैं 0.5। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, इसको हमने सॉल्व किया था। तो हमारे पास ये प्रथम 4 पद आ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आंसर निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, चलो ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पे क्या कहता है सर, देखो तीसरा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, कैसे ज्ञात होगा, चलो हम इसका हम पहला ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद यानी पहला जो होता है वही प्रथम पद, तो ए बराबर हमारे पास 3 आ गया प्रथम पद। और सार्वंतर ज्ञात करना है तो डी बराबर क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, मतलब 1, ये 1 में से घटा देंगे इस 3 को, सिंपल। एक डिटेल में मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट मार दूंगा। देखो पहला 3, 1, -1, -3 है। अब इसमें तुमसे पूछेगा कोई कि प्रथम पद कौन है, तो क्या जवाब दोगे, अरे काला नहीं चलेगा इसमें। प्रथम पद ये है A1, ये हमारे पास है A2, ये हमारे पास है A3, ये हमारे पास है A4, ये 4 पद है। मान लो कि आपको प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कहते हैं A1 बोले तो A1 को A ही कहते हैं, तो प्रथम पद हमारे पास 3 हो जाएगा। अब D आपको सार्वंतर कहे ज्ञात करने के लिए, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं, मतलब A2 में से A1 को घटा देंगे, मतलब 1 में से घटा देंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा सर, D बराबर 1 में से 3 घटाएं तो -2। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया पहला का। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे सर, दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा जब हम सॉल्व करेंगे तब प्रथम पद यानी A बराबर हमारे पास आ जाएगा -5, ये आ गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, D हमारे पास क्या हो जाएगा, तो D आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, तो -1 में से घटा देंगे कितना, -5, तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब घटाएंगे तो कितना होगा सर, देख लो, -1 घटाएंगे 5 में से तो 4 आएगा, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, प्रथम पद -5 और सार्वंतर 4 हमारे पास है। अब यहाँ पे तीसरा सॉल्व करते हैं, चलो तीसरा को सॉल्व कर लेते हैं, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा, तो तीसरा मेरे भाई सबको पता है कि प्रथम पद यानी ए हमारे पास है 1/3, सार्वंतर मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, यानी 5/3 में से घटाएंगे 1/3 को, तो घटाएंगे 3 3 का एलसीएम 3, 5 में से घटेगा 1, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 5 में से 1 गया तो 4 और बटा में 3, ये हमारे पास आंसर आ गया 4/3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया। अब चौथा हम देखेंगे, चौथा को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रथम पद हमारे पास कितना है, यानी A बराबर हमारे पास है 0.4, प्रथम पद आ गया। अब सार्वंतर ज्ञात करना, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, मतलब 1.7 में से घटा देना है 0.6 को, यही ना हुआ, तो घटा दो। अब मेरे भाई 1.7 में से 0.6 घटाना, कैसे घटाओगे, 7 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, 7 में से 6 गया तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यानी 1.1 होगा, कितना होगा 1.1, तो हम D बराबर निकाल देंगे 1.1, है ना। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो कहता क्या है चौथा, कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए, बड़ा सिंपल है, 3 पद और लिखिए। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, कैसे निकाल, पहले तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है,
निम्नलिखित में कौन एपी है, कौन एपी है इसका पता करना है। तो एपी पता करने के लिए आपको सार्वंतर ज्ञात करना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात है मेरे भाई, यहाँ पे देख लो, ये पहला पद है यानी A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, ये हमारे पास A4 है। अब ये बताओ कि सार्वंतर ज्ञात करने के D1 आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, A2 माइनस के A1, है ना। अब यहाँ पे देख लो, A2 हमारे पास 4 है और माइनस के A1 हमारे पास 2 है, बराबर 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 2। तो D1 हमारे पास 2 आ गया। अब D2 ज्ञात करो, D2 ज्ञात करेंगे, वो भी 2 आना चाहिए तब जाके ये AP में होगा। तो वही A3 माइनस के A2, A3 माइनस के A2। अब देखो A3 कितना हो गया, 8 माइनस में A2 4, 8 में से 4 गया तो 4। तो D2 हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 4 आ गया। D1 2 आ गया और D2 हमारे पास 4 आ गया, जो कि बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या कि D1 बराबर नहीं है D2 के, है ना, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा, इसको देखते हैं कि ये AP है या नहीं है। सब जानते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये हमारे पास चौथा पद। चलो निकाल करके देखते हैं, क्या निकालेंगे, D1 बराबर क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा, A2 में से A1 यानी 5/2 में से घटा दो 2 को, 5/2 में से घटाएंगे A1 यानी 2 को, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, 5 और माइनस के 1 में से 1 से 2 भाग में भाग देंगे तो कितना होगा, 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बराबर में से 5 में से 4 गया तो 1, 1/2। D1 आ गया 1/2। अब हम ज्ञात करेंगे सर क्या, D2। चलो D2 ज्ञात करते हैं, यानी A3 में से A2 घटाएंगे, यानी 3 में से घटाएंगे हम कितना, A2 यानी 5/2 को, इसके नीचे 1 छिपा रहा, 2 एल्सियम 2, 1 से 2 भाग में 2 दिया 6 माइनस में 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। तो D2 भी 1/2 ही आया है। अब चाहो तो D3 भी ज्ञात कर सकते हैं। D3 ज्ञात करने के लिए A4 में से A3 घटाओ, A4 हमारे पास क्या है, 7/2 है, घटा देंगे A3, ये 3, इसके नीचे 1 छिपा है, 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, ये तीनों बराबर है लिखेंगे तब, इसलिए D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3 है ना, ये तीनों बराबर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सब बराबर है ना, तो बराबर है तो हम कहते हैं कि इसलिए यह सूची जो है ना AP में है, यह AP में है, इसलिए यह जो है AP में है। क्लियर, हमने लिख दिया कि यह AP में है। अब देखो मेरे भाई, यह AP में तो है, अच्छी बात है। अगर AP में है तो कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर तो मैंने निकाल दिया कि अतः सार्वंतर 1/2 होगा, लिख दो यहाँ पर कि सार्वंतर हमारे पास कितना, 1/2 आ गया, ये आंसर हो गया इसका। और ज्ञात कीजिए, और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद है, और 3 और पद ज्ञात करना है। मतलब कौन कौन पद ज्ञात करना है, तो टोटल आपको ज्ञात करने के लिए भाई 3 और पद ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लैक है, 3 पद और कौन ज्ञात करना है, जो देखो मैं आपको बताता हूँ। चौथा तक हो गया, आपको ज्ञात करना है 5वां पद A5, उसके बाद A6 और उसके बाद A7, ये पद आपको ज्ञात करना है, 3 पद और। तो क्योंकि चौथा तक तो ये है, तो 5वां पद यानी A5। A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A5 का फॉर्मूला हमने बताया था कि आपको लिखना है A और प्लस में 1 पॉइंट कम करना है, 4 और D से मल्टीप्लाई कर देना है, यही ना बताए थे। अब A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे, आप प्लस में 4 और गुने में D की वैल्यू क्या है,
तो डी की वैल्यू हमारे पास देख सकते 1/2 है, तो हम 1/2 रखेंगे। अब यहाँ से देख लो मेरे भाई, कटने वाला है, काटो। 2 दूना 4, ये कट गया। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। हमने 4 निकाल लिया, A5 पाँचवा पद। उसके बाद हम निकालो छठा पद। छठा पद का फॉर्मूला A और प्लस में 6 ने 1 पॉइंट कम करो 5, और ये हो जाएगा D। अब इसको सॉल्व करो तो A के जगह पे कितना है सर, प्रथम पद हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 अब प्लस में 5 और गुने में D हमारे पास कितना है सर, तो D है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 लिख लिए। अब सबको हम कैलसी करके लिखेंगे तो कितना होगा यहाँ पे सर, लिख दो। देखो 5 × 5 यानी 5/2, 2 प्लस के 5/2 आएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 कितना आएगा, 2 आप प्लस के 5/2 है ना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो अब इसको आप सॉल्व करते इसके नीचे 1 छिपा 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 2 4 हो जाएंगे, प्लस में 5 हो जाएंगे, 5 4 9/2 आएंगे, तो ये हो जाएंगे 9/2। ये मैंने ला दिया। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ से सातवां पद यानी A7 है ना, तो A7 का फॉर्मूला A आप प्लस में 6D होता है, यही ना होता है, 1 पॉइंट कम करके। प्रथम पद हमारे पास कितना है सर, प्रथम पद हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, और प्लस में 5 नहीं 6 है, 6 और गुने में D का मान कितना 1/2 है, तो 1/2, 2 तिहाई 6 कट गया, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5। ये हमारे पास आ गया अगला 3 पद। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो दूसरा आपने सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से तीसरा भी आप सॉल्व कर सकते हो, आगे का 3 पद आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से, है कि नहीं। तो सबसे पहले जांच करना होगा कि ये एपी में है या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हम डाल देते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर नहीं बन रहा हो तो ऐसा मैं वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, एक ही टाइप के है, इसलिए ये भी क्वेश्चन सिंपल है, ये भी आपके लिए होमवर्क में डाल देता हूँ। देखो ये सब बना रखा है, टाइम पास करने से फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं बन रहा हो तो सर्च कीजिएगा, मेरी पुरानी वाली वीडियो बना हुआ है, उसमें पूरा मैंने सॉल्यूशन किया है, उसको भी आप देख सकते हो। चौथा हो गया ये वाला बना देते हैं क्या, इस टाइप के जो है ये बना देते हैं। चलो ये एपी में है या नहीं उसका पहले पता करो। तो पहले हम D1 ज्ञात करेंगे, जैसा कि ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है, देखो ये पहला पद A1, ये A2 है, ये हमारे पास A3 और ये हमारे पास A4 है, करेक्ट ना। चलो D1 ज्ञात करेंगे तो मतलब A2 में से A1 मतलब 3 प्लस के √2 में से घटा देंगे A1 यानी 3 को, है ना। D1 बराबर, अब देखो 3 प्लस का 3 माइनस का 3 है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, माइनस के 3 प्लस के 3 काट देंगे तो √2 हो जाएंगे D1। अब D2 ज्ञात करेंगे, तो D2 जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तीसरा में से दूसरा को घटाओ, तो तीसरा पद हमारे पास 3 प्लस में 2 √2 है, इसमें से घटा देंगे सर, है ना, कितना, तो वही दूसरा पद 3 प्लस में √2 घटा देंगे, जो कटने वाला है काटो, माइनस के 3 और प्लस के 3 उड़ गया। अब 2 को √2 अब प्लस के 1 √2, तो हो गया कितना D2 हमारे पास 3 को √3। मैं पहले देख लो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं तो किया क्या, हो सकता है मैंने गड़बड़ किया हो, हाँ हो सकता है क्या किया ही है मैंने। देखो मेरे भाई अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या है D2 तो A3 माइनस A2 होता है, तो A3 मैंने पूरा लिख दिया माइनस, और उसके बाद A1 मतलब A2 3 प्लस के √2 लिखेंगे, 3 प्लस के 2 √3। अब इसको तोड़ो, 3 प्लस में 2 √2 तो 2 √2, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा, माइनस प्लस में गुना के तो माइनस के √2 होगा, क्लियर। अब इसको आप करो, जो काम करना है वो करो। देखो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 जो हाँ दिख रहा है ना, ये भी प्लस का 3 ये भी माइनस का 3, ये दोनों कट गया, दूसरा कलर ले लिए हैं जो दिखिए नहीं रहा है ना, ये नहीं लेना चाहिए था, कोई बात नहीं ग्रीन। अब उसके बाद क्या है, 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, 1 √2 बच गया, तो D2 हमारे पास 1 √2 आ गया। अब D2 और D1 दोनों बराबर है, हम कह सकते हैं ये सूची एपी में है। तो जब ये एपी में है तो हमको ज्ञात करना है, ये चौथा पद है तो आपको ज्ञात करना होगा पांचवा पद, उसके बाद छठा पद, उसके बाद सातवां पद, यही ना ज्ञात करना होगा। चलो ज्ञात करते हैं।
पांचवा पद का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस में 4d लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ए हमारे पास कितना है, तो प्रथम पद 3 है, तो 3 लिखो और प्लस में 4 और गुने में डी। डी हमारे पास कितना है, सार्वंतर, सार्वंतर रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 लिखेंगे, तो बराबर आ गया कितना, 3 प्लस में 4 रूट अंडर 2, ये आ गया पांचवा पद। छठा हम निकालेंगे तो ए प्लस में 5d लिखेंगे, तो प्रथम पद हमारे पास 3 है, प्लस में 5 और हाँ डी बच गया, तो डी हमारे पास कितना है, सार्वंतर रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 रख दो, ये हमारे पास आंसर हो गया। सातवां पद ए प्लस में 6d हो जाएगा, तो देखो ए प्रथम पद कितना हमारे पास 3 है, तो 3 लिखेंगे, अब प्लस में 6 है तो 6 इंटू डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। अगला 3 पद हमारे पास आ चुका है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमने इसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पांचवा हो गया, छठा इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये सार्वंतर ये एपी में है या नहीं पहले देखना पड़ेगा, है ना। तो d1 ज्ञात करो, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो, मतलब 0.22 में से घटा दो 0.2। अब घटाओ आना चाहिए आपको, भाई मेरे 0.22 में से घट रहा है 0.2, दशमलव के सामने दशमलव दशमलव से यानी जितनी संख्या वो लिखो और इधर जो संख्या वो लिखो, ये 0 रख दो, घटा देंगे तो 2 होगा, 2 में से 2 गया तो 0.0, 0.02 आ गया, कितना आ गया 0.02। अब d2 ज्ञात करो, d2 ज्ञात करेंगे तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, मतलब 0.222 में से घटाएंगे 0.22, यही ना घटाएंगे, तो ये मैंने घटाया। अब मेरे भाई देखो घटाते हैं तो घटाने का तरीका देखो, हमें 0.222 इसमें से घटाना है 0.22, तो दशमलव के सामने दशमलव रखो, फिर यहाँ 0 और फिर 2 लिखो और घटा दो। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये 0 रखो, तो ये हमारे पास 2 में से गया तो 0, ये हमारे पास 0.0, तो हमारे पास आया कितना 0.002। अब मेरे भाई देखो दोनों बराबर है क्या, ये 0.02 है, ये 0.002, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे d1 बराबर d2 नहीं है ना, d1 बराबर d2 नहीं है, इसलिए यह सूची जो है ना यह एपी में नहीं है, ये आपने देख लिया। तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया सर, है ना, लगता है इसमें दिखाई दे रहे हैं आप, चलिए ये आप हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, छठा हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, होमवर्क है ये आपके लिए, बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। आठवां हो गया, नौवां ये सॉल्व कर दे, नहीं आठवां ये है, उस सातवां था ना, आठवां सॉल्व कर देते। पहले हम इसका डी ज्ञात करते हैं, तो d1 बराबर क्या होगा सर, है ना, तो d1 आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं, यानी -1/2 में से घटा देंगे कितना, -1/2। जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा सर, घटा देंगे तो -1/2 और माइनस प्लस के 1/2, ये दोनों से दोनों कट जाएंगे तो 0, मतलब d1 बराबर आ गया हमारे पास 0, राइट। अब हम क्या करेंगे सर, d2 ज्ञात करेंगे, चलो d2 ज्ञात करते हैं। तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है, फिर वही क्या करेंगे, -1/2 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, -1/2 में से घटा देंगे कितना, -1/2 ही, यही ना घटेगा। तो हमारे पास d2 कितना आ जाएगा सर, -1/2 माइनस प्लस के 1/2, ये माइनस का ये प्लस का घटाएंगे तो 0 आएगा, तो d2 बराबर भी 0। तो हम लिखेंगे चूँकि d1 बराबर है d2 के, इसलिए यह जो है ना यह AP में है, इसलिए AP में है। और जब AP में है तो इसका कितना पद ज्ञात करना है, अगला 3 पद और ज्ञात करना है। तो मेरे भाई याद रखना कि ये पहला पद है A1, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, A5। तो चलो A5 ज्ञात करेंगे, है ना, लो A5 ज्ञात करें।
और उसके बाद A6 ज्ञात करना होगा, उसके बाद A7 ज्ञात करना, तब ना ये 3 पद हो जाएंगे। तो A5 पांचवा पद का फॉर्मूला A और प्लस में 4D होता है। अब इसमें सॉल्व करो। A का मान कितना है सर? A का मान है -1/2, तो -1/2 आप प्लस में 4 और गुने में D का मान कितना है 0, तो 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 जोड़ेंगे 1/2 में तो -1/2 ही रहेगा, तो -1/2 आएगा। छठा पद भी वही आंसर निकल करके लेके आएगा, A प्लस में 5D। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितना है -1/2 और प्लस में 5 और गुने में D का मान कितना 0, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा -1/2 ही आएगा। सातवां पद निकालेंगे तो A प्लस में 7 है ना, तो 6D हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू वही है 1/2 और प्लस में 6 और गुने में D का मान कितना है, D का मान वही 0, तो 0 से 6 में गुना करेंगे तो कहानी खत्म, तो हमारे पास 1/2 ही आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो यही आया -1/2 -1/2। आगे बढ़ते हैं, 8वां हो गया। 9वां ये भी होमवर्क, ठीक है। 9वां, 10वां बना दें, चलो 10वां बना देते हैं। देखो मेरे भाई, प्रथम पद यानी A1 हमारे पास है A, पहले D ज्ञात कर लो। D हमारे पास कैसे ज्ञात करेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते हैं, D1, तो 2A माइनस के A करेंगे तो हमारे पास A आ जाएगा, है ना। तो D1 हमारे पास A आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब D2 ज्ञात करोगे तो 3A माइनस में 2A, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, A हमारे पास आ जाएगा। तो मतलब सारवंतर समान है, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, D1 है बराबर D2 के, इसलिए यह AP में है, AP में है। तो इसके अगला 3 पद है, तो ये देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो आपको 5वां पद ज्ञात करना है और छठा पद ज्ञात करना है और 7वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद, छठा पद और 7वां पद, यही ना ज्ञात करना है आपको, है कि नहीं। अब यहाँ से ज्ञात करो, 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 4D। चलो सॉल्व करते। A का वैल्यू कितना है, A है, आप प्लस में 4 और गुने में D का मान कितना है, D का मान A दे रखा है, तो A, तो हमारे पास कितना, 4 में A से गुना 4A, 4 से A और A को A जोड़ेंगे तो 5 गो A, ये 5 गो A आया। छठा पद का A प्लस में 5D हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास A है ना, और प्लस में 5 और गुने में D का मान A है, तो हमारे पास कितना 5A और A, तो हमारे पास हो गया 6 गो A। उसी तरीके से 7वां पद ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर 7 गो A आएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 10वां हमने सॉल्व कर लिया। 11वां है, 11वां को सॉल्व करो। चलो ये AP में है या नहीं इसका पहले पता करो। तो D1 ज्ञात करने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ। आगे वाला पद A² है माइनस में A² में से A घटेगा ही नहीं, उतना ही रहेगा। D2 ज्ञात करो, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, तो यानी A के पावर 3 माइनस में A², ये भी नहीं घटेगा, ऐसा ही रहेगा। तो दोनों बराबर है नहीं, D1 बराबर नहीं है D2 के, है ना, इसलिए यह AP में नहीं है। क्लियर। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, 12वां, इसका रूट आपको सबसे पहले तोड़ना होगा, है ना। चलो तोड़ते हैं। ये √2 तो अरे हट, ये √2 तो √2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, √8 को आप तोड़ोगे तो कैसे, जैसे 8 का फैक्टर करते हो ना, 2 से लगाओ तो 4, फिर 2 से लगाओ तो 2, है ना। 2 को 2 में से 1 2 बाहर, तो अंदर में 2 को बढ़ जाएगा, है ना। तो 1 2 बाहर और √2 ऐसा आएगा। 18 को तोड़ोगे तो कितना होगा, चलो 18 को तोड़ते हैं। तो 2 से लगाया तो 9, फिर 3 से लगाया तो 3, है ना। तो 2 को 3 में से 1 3 बाहर, तो √2 बच जाएगा। 18 को 32 को तोड़ोगे तो वही 4 √2 आएगा। 32 तोड़ लो ना, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, है ना। 2 को 2 में से 2 को 2 में से बाहर, तो 2 2 4, 4 √2 आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गए, आगे भी बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको तोड़ा।
अब यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, D1 ज्ञात करो सर। D1 बराबर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, तो 2√2 में से घटा देंगे √2। जब घटाएंगे तो क्या 2 को √2 में से 1 √2 घटेगा, तो 1 √2 बचेगा। अब D2 ज्ञात करो। D2 ज्ञात करेंगे तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाओ, यानी 3 √2 में से घटाएंगे 2 √2। तो जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा 3 को 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, यानी 3 को √2 में से 2 को √2 घटेगा, तो 1 √2 बचेगा। D1 D2 बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह सूची जो है, सूची AP में है, AP में है। अब ये AP में है, अच्छी बात है। जब AP में है तो अगला इसके 3 पद और लिखना है। तो मेरे भाई ये A1 है, सब पता है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। 3 पद और ज्ञात करना है, मतलब आपको A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है कि नहीं। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस में क्या होता है 4D कम करके। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे भाई, A यानी प्रथम पद कितना है √2 है, तो √2 लिखेंगे और प्लस में 4 और गुने में D हमारे पास कितना है, D हमने ज्ञात किया √2 ही, तो √2 लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया √2 और प्लस में 4 √2 है ना। अब मेरे भाई बताओ √2, 1 √2, 4 को √2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 को √2 होगा, ये हमारे पास आ गया है ना। अब A6 को ज्ञात करेंगे, मतलब A प्लस में 5D। अब इसको तो A हमारे पास √2 यानी प्रथम पद। अब यहाँ पे देख लो प्लस 5 है तो 5, D हमारे पास कितना है, D हमारे पास √2 है, तो √2 लिखेंगे। सबको जोड़ो, 5 को √2, 1 को √2, 6 को √2 हो जाएंगे। उसी तरीके से A7 का फॉर्मूला A प्लस में 6D है ना। अब देखो प्रथम पद हमारे पास √2 है, अब प्लस में 6 है तो 6, D हमारे पास क्या √2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई √2, 6 √2, तो हमारे पास हो जाएंगे 7 √2। लो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 12 हो गया सॉल्व, 13 सॉल्व करो। ये होमवर्क, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना। 14 ये भी 1 का स्क्वायर तोड़ लेना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर निकाल लेना, फिर उसको सॉल्व करना, ये भी होमवर्क है ना। और ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर नहीं बने तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाया हुआ है उसमें देख लेना, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।